तो आज के इस वीडियो में 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे किया जाएगा? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। तो एक्चुअली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद, ये आप जानते हो, हॉकी के महान प्लेयर थे जिन्होंने हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड जीते थे। और उनके जन्मदिन को यानी कि 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया और किसे दिया गया? तो ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को मिला था 1991-92 में था। और 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। कौन कौन थे? रोहित शर्मा थे, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु और टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा को मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दी जाने वाली जो पुरस्कार राशि है उसमें बदलाव किया गया था। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया। और इसी तरह से आपको याद होगा, वैसे तो ध्यानचंद जी के नाम पे ऑलरेडी एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार। और अब ये वाला क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। और अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ध्यानचंद पुरस्कार जिसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी, उसमें जो पुरस्कार राशि है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। इसी तरह से और भी याद रखो आप, जैसे कि अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे। अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार की बात करेंगे, पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 15 लाख दिए जा रहे हैं। द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार की बात करेंगे तो पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं उसमें। और इसी तरह से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आप यहां पे लिंक करके पढ़ सकते हो कि अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत करके लाएगा उसके कोच को कितने का पुरस्कार मिलेगा। चलो, ये प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, बताइए कितने का रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि कल नाइट में जुलाई के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने बताया है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो वहां जाके आप इसको डिटेल में पढ़ना कि गोल्ड जीत के लाओगे तो उनके कोच को कितना मिलेगा, सिल्वर लाओगे तो, ब्रोंज लाओगे तो कितना मिलेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। और आपको याद होगा अभी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह है। और टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह ही थे, इनके साथ मैरी कॉम भी थी। जबकि समापन समारोह में कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना पड़ते। फिर बताइए, अभी हाल ही में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किस नदी के नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा सिंधु नदी। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की। और अब बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा। तो ये देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम एक नदी के नाम पे रखा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। देखो, सिंधु नदी की बात करेंगे तो ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकबाब ग्लेशियर से निकलती है और भारत में ये लद्दाख से एंट्री लेती है, फिर पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। और मान लो एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लद्दाख का जो लेह है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको आंसर करना होगा सिंधु नदी के किनारे। एक्चुअल में बिल्कुल किनारे पे तो नहीं है, 3-4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन टेक्निकली उसे बोला क्या जाएगा कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखो, विश्वविद्यालयों की बात चल रही है तो कुछ पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराता हूं। एक तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा मणिपुर में। आपसे पूछा जाए कि किसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया, तो मिजोरम याद रखना। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई जाएगी, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है, तो गुजरात के बड़ोदरा में। आपको याद होगा भी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्नम मल्लेश्वरी को। और कर्नम मल्लेश्वरी से एक प्रश्न भी एग्जाम में आया था कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी। वेटलिफ्टर हैं ये, ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने सिडनी ओलंपिक में। अगर पूछा जाए इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहां पे बनेगा, तो नोएडा में बनेगा। जनजाति संग्रहालय कहां पे बनेगा, तो रांची झारखंड में बनेगा। और अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन कहां पे हुआ था? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो आपको मिलेगा हरियाणा में। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांस छात्रों को आयु सीमा में छूट दे दी है, तो आंसर होगा केरल।
और इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये हो जाएगा कि अभी किस राज्य ने सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दे दिया, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस राज्य ने कॉलेजों में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की थी, तो आंसर क्या होगा आपका? उड़ीसा होगा। तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय से, तो इनको याद होने चाहिए सारे आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के जो भी नए मुख्यमंत्री बने थे, कौन? M.K. स्टालिन। उन्होंने लोगों के घर तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए ये मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना को शुरू किया है। मतलब ये एक डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है। ये मक्कलाई थेडी मारुथुवम का मतलब होता है जनता के दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा। तो इस योजना में 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को नियमित जांच डोर टू डोर के माध्यम से की जाएगी, मतलब घर पर ही चिकित्सा सेवाएं दी जाएगी। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी, और चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के M.K. स्टालिन। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अभी आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था तमिलनाडु। अच्छा, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है एज ए स्टैटिक कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो तमिलनाडु में वेगई नदी के किनारे मदुरै में ये स्थित है। और ये जो मंदिर है किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। और पूछा जाए कि एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ? तमिलनाडु के सेलम में। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे खोला जाएगा? चेन्नई में खोला जाएगा। अभी अमेजन के नए CEO कौन बने थे? ND जेसी बने थे। अभी तमिलनाडु ने फसली ऋण माफी योजना को शुरू किया था। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु टॉप पे रहा था। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई बना था, नगर पट्टिनम जिले से अलग होकर के। अभी तमिलनाडु ने ही स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी शुरू की थी। और तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी कौन? M वीर लक्ष्मी। और यहां से आप याद रख लो, तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को अभी GI टैग मिला था। इससे पहले यहाँ के डिंडिगुल तालों को, कंडांगी साड़ियों को भी, और इरोड़ की हल्दी को भी GI टैग मिल चुका है। बाकी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहां पर है? तमिलनाडु में है, जो कि रशिया की सहायता से बनाया गया था। यहीं पे आपको मधुमलई नेशनल पार्क मिल जाएगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ मिलेगा, गुंडई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जर्मनी। आपको याद होगा, सन 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। और पहले इसमें बोला गया था कि इसमें उन देशों को शामिल किया जाएगा जो कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। लेकिन फिर अभी 8 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में एक संशोधन लागू हुआ, और उसमें कहा गया कि यूनाइटेड नेशन का कोई भी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकता है। उसके बाद आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डेनमार्क इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था। और अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? जर्मनी बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा। भारत में कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। अच्छा, भारत का पहला ग्रेन ATM अभी कहां पे खुला था? गुरुग्राम में ही। और अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अपॉइंटमेंट भी याद रखना है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? अजय माथुर बने हैं। अब यहाँ पे बात जर्मनी की है, तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी यूरो है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो आंसर होगा ओलंपिक दल को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में खेलने गए भारत के खिलाड़ियों को अभी 15 अगस्त को लाल किले पर विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। वैसे टोक्यो ओलंपिक में भारत से
कितने लोगों का दल गया है? 228 लोगों का, जिसमें एथलीट कितने हैं? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि उसमें एथलीट कितने हैं, मतलब टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने एथलीट गए हैं। और इसको तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और अगर अभी भी आपको याद नहीं आता है ना, तो आपको एक हिंट में दे देता हूं। इस बार जितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए ना, उतने ही एथलीट हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब भी आप पढ़ रहे हो चीजों को लिंक कर करके, रिलेट करके पढ़ा करो, जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब यही उदाहरण देख लो, कितने एथलीट गए थे, वो आप जो भी नंबर है वो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब आपने इसको लिंक करके याद रख लिया। अब कोई भी एक भूल जाओगे ना, अब तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो अब आपने इसको किसी चीज से लिंक करके याद कर लिया, तो इसके फायदा यही होता है। अगर एग्जाम टाइम में वो पार्ट आप भूल गए, तो दूसरा वाला पार्ट तो आपको याद होगा कहीं ना कहीं, तो वो आपकी मदद कर देगा उस पार्ट को याद दिलाने में। बाकी देखो, टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोटल 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले कौन लेकर के आई थी? मीराबाई चानू लेकर के आई थी, जो कि क्या है, एक वेट लिफ्टर है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में वो सिल्वर मेडल जीत के लाई थी। और मीराबाई चानू अगर पूछा जाए है कहां से, तो ये मणिपुर से है। अभी मणिपुर की सरकार ने मीराबाई चानू को मणिपुर पुलिस विभाग में एएसपी, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, नियुक्त किया था, ये भी याद रखो। फिर दूसरा मेडल कौन लेकर के आई थी? पीवी सिंधु लेकर के आई थी। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल लेकर के आई, जो कि एक शटलर है। फिर तीसरा मेडल लेकर के आई थी लवलीना बोरगोहेन, जो कि एक बॉक्सर हैं, ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। और ये कहां से हैं? ये असम से हैं। चौथा मेडल लेकर के आई थी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ब्रोंज मेडल लेकर के आई। पांचवा मेडल लेकर के आए थे रेसलर रवि दहिया, ये सिल्वर मेडल लेकर के आए। टोक्यो ओलंपिक में हमारा दूसरा सिल्वर, ये हरियाणा से है। बाकी टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मैस्कॉट पूछा जाएगा तो मिराई तोबा सोमाइती, सोमाइती पैरालंपिक का है। यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख लो कि अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष, एथिक्स कमिश्नर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा बान की मून को। और ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद यूनुस ने, ये बांग्लादेश के हैं। अभी इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ। लैटिन भाषा में बोलोगे तो पहले था सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, लास्ट में एक शब्द और जोड़ दिया, कम्युनिस्ट। इंग्लिश में बोलोगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, एक शब्द जोड़ा, उसको बोलेंगे टुगेदर। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु है, ये भी याद रखना। बाकी अगर ये प्रश्न आ जाए आपके कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, तो आंसर होगा पीवी सिंधु। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो एक है शिल्पास्थी, जो कि एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, जिसे प्लेटिनम अवार्ड मिला। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को गोल्ड अवार्ड मिला। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने और ई नथीकरण, जो कि रजिस्ट्रेशन और डीड जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम है, इन्हें 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को अपनी इन योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। स्कॉच अवार्ड से आपको याद आता होगा, अभी असम के कछार जिले को भी स्कॉच अवार्ड मिला था। अच्छा चलो, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो येरा मैप में पश्चिम बंगाल देखो, उसकी कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली मेट्रो इसी नदी के नीचे है। कोलकाता में आपको देखो यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिल जाएगा, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, या किसके नाम पे कर दिया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से क्या रिलेट कर पाओगे आप, क्या लिंक कर लोगे? कि जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे है। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल ने ही कृषक बंधु योजना को शुरू किया था, जिसमें किसानों को साल में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और देश का पहला टायर पार्क ये कहां पे बनेगा? पश्चिम बंगाल में बनेगा। और फायर पार्क कहां पे बनेगा? ये उड़ीसा में बनेगा। पश्चिम बंगाल ने ही पथ श्री योजना को भी शुरू किया था। और कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था।
पश्चिम बंगाल ने स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा स्कीम भी शुरू की थी। मातृ स्मृति योजना भी यहीं की है। और पश्चिम बंगाल ने ही प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बाकी यहाँ पे आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे, सिंगालीला नेशनल पार्क यहाँ पर है, एक जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम के सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ में इन सभी खिलाड़ियों को खेल पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम के सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा खिलाड़ियों की पेंशन को 8,000 रुपए से बढ़ाकर के 10,000 रुपए किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। और अभी आपको बताएं, टोक्यो ओलंपिक में एक बॉक्सर हमारे लिए मेडल लेकर के आई है। कौन? लवलीना बोरगोहेन, जो कि एक बॉक्सर हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है। ये असम की ही तो हैं। अच्छा, असम की एक और खिलाड़ी है हिमा दास, जिन्हें आप डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हो। अभी असम पुलिस में इनको डीएसपी बनाया गया था। और दूती चंद, ये किस राज्य की है? ये उड़ीसा की है। और दूती चंद से दो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखना। एक तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दूती चंद को वीरनी पुरस्कार दिया था। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। किसने लिखा? सुंदीप मिश्रा ने लिखा। अब बात तो यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी मैंने आपको बताया था असम के कछार जिले ने स्कोच अवार्ड जीता था। उसके अलावा याद रखना, असम सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की भी घोषणा की है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया। और असम में एक शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेगा, क्लासिकल डांस। कौन सा? सतरिया। वैसे यहाँ पे बिहू नृत्य भी काफी फेमस है। बगरुम्बा नृत्य आपको याद होना चाहिए। एक पुटोला नाच अभी न्यूज में था। असम कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, तो ये भी ध्यान रखना। अभी असम सरकार ने कहा था कि वो भारत रत्न की तर्ज पर असोम रत्न पुरस्कार भी शुरू करेगा, जिसमें हर साल एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी देश का सबसे नया नेशनल पार्क असम में ही बना था। कौन सा? तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क ही असम का 7वां नेशनल पार्क है। और असम का 6ठा नेशनल पार्क बना था। कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहा जाता है। तो याद रखना, अब असम में कितने नेशनल पार्क हो गए? टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। 2 तो ये हो गए, बाकी एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। एक नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है। तो इस तरह से 7 नेशनल पार्क है यहाँ पे। अच्छा, भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका, ये भी आपको मिलेगा असम में, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अच्छा, ये बताओ, तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है? असम से है। अभी इसको जीआई टैग मिला था। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग बनी है। असम ने ही मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को भी अभी शुरू किया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा थाईलैंड ने। तो अभी थाईलैंड ने ऐसे केमिकल्स वाली सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया है जो इसके सभी मरीन नेशनल पार्क में कोरल को नुकसान पहुंचाती है। एक्चुअली में पर्यटकों के द्वारा धूप से बचाव के लिए जो इस्तेमाल की जाती है ना लोशन वगैरह, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं जो कि कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न कि सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा पलाऊ। बाकी यहाँ पे बात तो थाईलैंड की है, तो ये रहा मैप में थाईलैंड, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है थाई बहत। प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुक्त चान ओचा। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश की मंगछेदु परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भूटान। तो भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल पदक से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है ये ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा दिया जाता है। बाकी मंगछेदु जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये परियोजना किस नदी पर है? मंगछेदु नदी पर है। ये 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और आपको बता दूं कि अभी पिछले साल 2020 में ही भारत ने भूटान में खोलांगछू नदी पर
खोलांगछू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया था, जो कि 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और यहीं से आप लिंक करके याद रख सकते हो, अभी भारत ने 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया था? नेपाल के साथ। और यह भी याद रखना कि यह बूट मॉडल यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत विकसित की जाएगी। अब बात यहां पे भूटान है, तो ये रहा मैप में भूटान, कैपिटल इसकी थिम्पू है और करेंसी क्या है? एंगल ट्रम्प वहां पे करेंसी, इंडियन रुपी भी चलती है। प्रधानमंत्री लोटे त्सिरिंग है। और दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंट्री कौन सा है? तो भूटान ही है। एक बार एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो याद रखना भूटान को। और ये जो पनबिजली परियोजना है, कौन सी? मंगछेदु पनबिजली परियोजना, इसे 2020 में भी यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड मिला था। तो ये भी आप याद रख सकते हो। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। तो आप सभी को याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पे परमाणु बम गिराया था, जिससे कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था। और यहां से आपके एग्जाम में बात करेंगे तो एक प्रश्न बनता है कि उस बम का नाम क्या था? तो आंसर होगा लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने फिर से नागासाकी में फैट मैन नाम का बम गिराया था, जिससे भी हजारों लोग मारे गए थे। और लिटिल बॉय नाम का जो बम था उसमें यूरेनियम 235 भरा हुआ था। फैट मैन नाम का जो बम था उसमें प्लूटोनियम भरा हुआ था। ये भी आप ध्यान रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी डेज में बात करोगे तो अभी 1 अगस्त को हमने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में मनाया था। और 1 से 7 अगस्त यानी कि अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मालदीव शैली के वाटर विलास स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा लक्षद्वीप में। तो भारत के लोकप्रिय पर्यटन द्वीप समूह लक्षद्वीप में जल्द ही मालदीव की तरफ प्रीमियम जल महल यानी कि वाटर विलास का निर्माण किया जाएगा। और इस तरह से ये देश में पहले जल महल होंगे, वाटर विलास होंगे। कहां पे? लक्षद्वीप के मिनिकॉय, कड़मट और सुहेली द्वीप पर। लागत लगभग 800 करोड़ रुपए रहने वाली है। और उद्देश्य क्या है? साफ है, पर्यटन को बढ़ावा देना। अब बात लक्षद्वीप की है, तो ये रहा मैप में लक्षद्वीप। याद रखना, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है ये। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? कितने आइलैंड है? 36 है। और इन 36 आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? एंड्रोट आइलैंड। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एंड्रोट आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे। कैपिटल इसकी कारावती है। और इसके वर्तमान में प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और उसके अलावा याद रखना, जिस तरह से मैं हर बार आपको बताता हूं ना, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो आप क्या कहते हैं? सिक्किम है। उसी तरह से याद रखना, पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और यहां पे देखो, एक और तरह का प्रश्न बनता है कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? तो आंसर होगा मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार में अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में पावलोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो आंसर होगा अलास्का में। तो अलास्का में है ये पावलोव ज्वालामुखी, जहां पे अभी भीषण विस्फोट हुआ है। आखिरी बार इस ज्वालामुखी में 2016 में विस्फोट हुआ था। अलास्का की बात करेंगे तो ये रशिया का हिस्सा हुआ करता था पहले, बाद में यूएसए ने खरीद लिया इसको। और यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट जल संधि भी मिलेगी रशिया और अलास्का के बीच में, जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा हाँ, कल तो आपको प्रश्न देना भूल गए थे, तो ये लीजिए आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप, स्टडी ग्रुप, जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीकली वाला पार्ट देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। और इसकी क्विज भी लगा लीजिएगा, क्विज आप भी अपलोड हो जाएगी।